जय हिंद दोस्तों, देखिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। गाइस वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है हम अपने वीडियो में आज की जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी को पता है हमें एनटीपीसी के लगभग 20 प्रैक्टिस सेट जो बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। 20 प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि हम यहाँ पे लगभग 600 जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं। 600 बल्कि 700 क्वेश्चन, क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन पिछली 6-7 वीडियो से बढ़ा दिए हैं हर उसमें। ठीक है, तो 700 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। बट अब हम आगे के क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं और मैं सोच रहा हूँ भाई आगे के जो क्वेश्चन में एनटीपीसी कर रहे हैं इनमें कुछ मिक्स क्वेश्चन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर सही लगे तो बताना, अगली वीडियो से हम इसमें देख लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हम केवल एनटीपीसी के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर, भारत में वर्ष 2000 से पहले निम्न में से कौन सा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ था, है ना। तो 2000 से पहले की बात कर रहे हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। जो यहाँ पर शुरू की गई थी वो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 2000 से पहले शुरू कर गई थी, यानी पे ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं बी ऑप्शन के बाद। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल 1999 से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है। ठीक है, 1 अप्रैल 1999 से ये संचालित है। इसमें स्वरोजगार के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जैसे गरीबों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचा और विपणन। इसमें इनको अच्छे से लगाना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में शुरू की गई, है ना। देखो वो तो थी हमारी स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना, वो तो हमारे 1999 में शुरू हो गई। लेकिन जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना थी वो हमारी 2001 में शुरू हुई थी। ठीक है, कब? 2001 में वो यहाँ पे शुरू हुई थी। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है ये 2004 में शुरू किया गया था और वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना 2001 में शुरू की गई थी। तो ये 4 से 5 डेट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पे क्या हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर, भारत में पहली बार काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? यानी कि जो काम के बदले अनाज है वो हमें यहाँ पर कार्यक्रम जो था वो कब यहाँ पे शुरू किया गया था? यानी कि अब हम जब काम करेंगे तो उसके बदले में हमें अनाज मिलेगा, है ना। तो गाइज हमारा ऑप्शन नंबर भी 1977 में इसको शुरू यहाँ पे किया गया था। काम के बदले अनाज 1977 में शुरू किया गया था। ठीक है, देखिए तो 1977 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं FWP, इस कार्यक्रम के तहत सरकार गरीब लोगों को खाद्यान्न के बदले कच्ची सड़कों के निर्माण, मलबा साफ करने आदि से संबंधित काम प्रदान करती थी। इसका उद्देश्य भूख और बेरोजगारी का उन्मूलन, है ना, टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और अधिशेष खाद्यान्न का उपयोग करना था। इस कार्यक्रम के बाद 2001 में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम भी यहाँ पर के रूप में पुनर्गठित इसको किया गया। तो अब आपको ये बताना है गाइस, जो हमारा काम के बदले पैसे थे यानी कि नरेगा जिसको बोलते हैं, सरकार रोजगार प्रदान करेगी 100 दिन का, वो कब शुरू हुआ था? एक्ट कब आया, कब शुरू हुआ था और कब उसका नाम मनरेगा हो गया था? ठीक है, तो 3 आपको डेट बतानी है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे इतने आप। क्वेश्चन हमारा 876 का हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत नामित राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और जारी करते हैं? तो कौन सा यहाँ पर किस योजना में यहाँ पे ये हमारा वितरण प्रणाली, खाद्यान्न, है ना, जो खरीद है, भंडारण है, ये सब जारी करते हैं? तो RRB एनटीपीसी का क्वेश्चन हो जाता है हमारा। तो केंद्रीकृत खरीद योजना, विकेंद्रीकृत खरीद योजना, न्यूनतम समर्थन मूल्य और मूल्य स्थिरीकरण निधि। तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा, विकेंद्रित खरीद योजना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे सर, ये कह रहा है विकेंद्रीकृत खरीद योजना, जिसको बोलते हैं DCP योजना के तहत खाद्यान्न की खरीद और वितरण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न की खरीद, संग्रहण और वितरण पर खर्च की जाने वाली राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, लाभ क्या क्या है सर? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको PDS को मजबूत करने में मदद मिलती है और PDS परिवहन लागत को कम करता है। ठीक है सर, तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, विकेंद्रीकृत खरीद योजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 877 है कि जम्मू और कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिंह सिन्हा ने निम्न में से किसके लिए साथ नामक पहल शुरू करी थी? बताओ किसके लिए उन्होंने साथ नामक जो पहल थी वो वहाँ पर उन्होंने शुरू की थी? तो स्वयं सहायता समूह जो SHG महिलाएं हैं, निर्माण कार्य में लगे श्रमिक, या स्तनपान कराने वाली माताएं, या चिकित्सक व्यवसायी। तो किसके लिए उन्होंने साथ पहल शुरू करी थी जब जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल थे मनोज सिन्हा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह जो हमारी SHG की महिलाएं थीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, स्वयं सहायता समूह SHG महिलाएं साथ जो कार्यक्रम था ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम है ये। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इसका महिलाओं के जीवन में बदलाव लाना, ठीक है, और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं के में स्वतंत्र और मजबूत बनाना। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को कौशल सिखाना और उनके व्यवसायों को उच्च स्तर के उद्यमों में परिवर्तित करना है। SHG उन लोगों का अनौपचारिक संगठन है जो अपने रहने की स्थिति में सुधार करने के लिए एक साथ आते हैं। तो समझ गए आप लोग, है ना, ये स्वयं सहायता समूह यहाँ पर बन रहे हैं। क्वेश्चन हमारा अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 878। क्वेश्चन कह रहा है सर कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत कौन है? जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसके प्रेरणा स्रोत कौन है? लाल बहादुर शास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, या फिर महात्मा गांधी हैं? सांसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो हमारी जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, जो इसके मेरे प्रवर्तक हैं, जो इन्होंने दी थी ये महात्मा गांधी ने इसको दिया था। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चलिएगा देखिए, तो जो महात्मा गांधी हैं, ठीक है, वो इसके प्रवर्तक थे। सांसद आदर्श ग्राम योजना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को, ध्यान रखना, 11 अक्टूबर 2014 को पूर्व कार्यकर्ता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती को शुरू की गई थी ये। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की थी, 11 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई थी, और जयप्रकाश जो लोकनायक थे नारायण, उनकी जयंती पर शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? एक आदर्श भारतीय गांव के बारे में महात्मा गांधी जी की व्यापक दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलना। जैसा गांधी जी सोचते थे वैसा गांव बनाना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 879 कह रहा है समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है। समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है, यह कहाँ तक विस्तारित है? तो पूर्व नर्सरी से 12वीं कक्षा तक, केवल कक्षा 1 से 10 तक, केवल कक्षा 1 से 8 तक, केवल कक्षा 1 से 12 तक। देखो, तो ये नर्सरी से लेकर के कहाँ तक हो जाती है? नर्सरी से लेकर के 12 तक होनी चाहिए। ये समग्र शिक्षा में ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल निभाती है। समझ गए आप लोग? तो पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। देखो, आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपको ये भी लग सकता है कि कक्षा 1 से 12 तक ये नहीं है। सबसे पहले जो बच्चा जाता है वो ना, वो अब तो UKG LKG तब जाके फर्स्ट में आता है वो, है ना, नर्सरी। तो सबसे पहले नर्सरी आता है, ध्यान रखिएगा। तो नर्सरी से कक्षा 12 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 879। क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे कि पूर्व नर्सरी से 12वीं कक्षा तक समग्र शिक्षा योजना यहाँ पर आई हुई है। इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। तो ये कब लॉन्च हुई थी? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसमें सर्व शिक्षा अभियान जो SSA है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और शिक्षक शिक्षा TE की 3 योजनाओं को शामिल किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था सर? यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्ता शिक्षा यहाँ पर प्राप्त हो। ठीक है, जिसमें उनके विविध पृष्ठभूमि बहुभाषा, जैसे कि वो पृष्ठभूमि क्या क्या है? बहुभाषी होना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना, विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाना, और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जाए, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो ये नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक है, ध्यान रखना। ठीक है सर, ओके। तो कब लॉन्च किया गया था इसको? 2018 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 880 है। क्वेश्चन कह रहा है सर ऑपरेशन ग्रीन एक सरकारी योजना है। तो ऑपरेशन ग्रीन क्या है? ऑपरेशन ग्रीन, देखिए ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा, टमाटर यानी कि TOP, टमाटर, प्याज, आलू। तो ऑपरेशन ग्रीन में
क्या होता है, जो टमाटो हैं, जो ओनियन है और जो पोटैटो हैं, ठीक है, इनकी फसलों की आपूर्ति होती है ऑपरेशन ग्रीन में। एक सरकारी योजना है ये टॉप, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। तो टॉप की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, टमाटर, प्याज और आलू, ठीक है। तो यह टमाटर, प्याज और आलू टॉप मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए तैयार की गई योजना थी। ऑपरेशन ग्रीन एक मूल्य निर्धारण योजना है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। जितना किसान मूल्य चाहते हैं उनको उतना मूल्य यहाँ पर मिले। इसे वर्ष 2018 से 2019 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित यहाँ पे किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। अगला क्वेश्चन हमारा SATH 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। संचार से, शिक्षा से, कृषि से या फिर परिवहन से। तो गाइस ध्यान रखिएगा, जो 7E है ना वो शिक्षा से यहाँ पर संबंधित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट 7E के बारे में यहाँ पे देखेंगे तो मानव पूंजी शिक्षा में परिवर्तन के लिए 3 रोल मॉडल राज्यों की पहचान करने और निर्माण करने के लिए 2017 में ये शुरू की गई थी। 2017 में इसको शुरू किया गया था, जो 7E प्रोग्राम है। ठीक है, किस किस राज्य में सर, झारखंड में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में। तो झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश को रोल मॉडल राज्य के रूप में चुना गया था, इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, जो आपको यहाँ पे याद रखना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY किस वर्ष शुरू की गई थी, है ना। तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY किस वर्ष शुरू की गई थी। 2004, 2005, 2006, 2003। तो किस वर्ष शुरू की गई थी आपको मुझे बताना होगा। ठीक है ठीक है, तो देखिए ये हमारी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इसे तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में असंतुलन को सही करने और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 2003 में शुरू किया गया था। ठीक है, 2003 में इसको शुरू करा गया था। इस योजना के 2 घटक हैं। कौन कौन से 2 घटक हैं सर। पहला तो एम्स की स्थापना करना और दूसरा चयनित सरकारी मेडिकल कॉलेज संस्थानों GMCIS का अपग्रेडेशन करना। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें इसके तहत एम्स बनाए जाएंगे, है ना। ये 2003 में यहाँ पे शुरू होती है, एम्स बनाए जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर नोडल मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय के अंदर यहाँ पर आता है। ठीक है, नोडल मंत्रालय किसको बोलते हैं, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यहाँ पर बोलते हैं। इसके अंतर्गत ये काम करता है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा 883 है। क्वेश्चन कह रहा है सर, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा जल विभाजक विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ना। तो कौन सा यहाँ पर लागू किया जा रहा है ये आप मुझे बताएंगे। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कौन सा जल विभाजक विकास और प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है ना। हरियाली, अरवरी जल संसद या फिर नीरू या देश सुधार। तो हरियाली यहाँ पर लॉन्च यहाँ पर वो किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे हरियाली की बात करते हैं सर। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक जल संग्रहण विकास परियोजना है। इसमें ना पानी को इकट्ठा करा जाएगा। तो एक जल ग्रहण विकास परियोजना है ये। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसका उद्देश्य होगा देखिए ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मछली पालन और वनीकरण के लिए जल के संरक्षण में सक्षम बनाया जाए। कि जो गांव में लोग रहते हैं ना, गांव की जो आबादी है वो काफ़ी चीज़ों की तरफ से यहाँ पे सक्षम हो जाए, है ना। इसका उद्देश्य ये है। तो ये क्या क्या इसमें ये करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। परियोजना को ग्राम पंचायतों द्वारा लोगों की भागीदारी से क्रियान्वित किया जा रहा है। अन्य जल विभाजक परियोजनाएं क्या क्या हैं देखिए। तो हरियाली याद रखेंगे, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो क्या क्या है देखो, यहाँ पर कुछ और राज्यों के द्वारा चलाई गई योजनाएं। जैसे आंध्र प्रदेश में नीरू मीरू चलाई गई है। आंध्र प्रदेश में कौन सी चलाई गई है, तो नीरू मीरू। ठीक है, और वाटर एंड यू चलाई गई है। और कार्यक्रम अरवरी पानी संसद, ये अलवर राजस्थान में चलाया गया। तो अरवारी से तो अलवर याद रखिएगा। तो अरवारी पानी संसद कहाँ पर चलाई गई है, अलवर राजस्थान के अंदर ये चलाई गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 884। क्वेश्चन कह रहा है कि सर सेतु भारतम
सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? सेतु भारतम कार्यक्रम, तो सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 में शुरू करा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में सेतु भारतम कार्यक्रम लॉन्च किया गया। ठीक है, कब किया गया था सर? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था सर? लगातार होने वाली दुर्घटनाओं और जान माल की हानि को रोकने के लिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना। ठीक है, यानी कि जितने भी मेरे रेलवे यहाँ पर सेतु जहाँ तक ना पुल है, तो जैसे रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर बहुत सारे वो लगे हुए थे ना, बैरिकेड लग जाते, ट्रेन आती थी, फाटक बंद हो जाते थे। तो नेशनल हाईवे पर भी ऐसा होता था, तो उनको सबको मुक्त कर दिया, उनको सबको सेतु बना दिया, सबके ऊपर को पुल बना दिया उन्होंने, है ना, राष्ट्रीय राजमार्गों को। ऐसा आप देख भी पा रहे होगा इन दिनों की काफ़ी ज़्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या सड़कों में उनमें बहुत ज़्यादा विस्तार हो रहा है देश की, है ना। तो ये मंत्रालय कौन सा करता है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसको करता है। और सेतु भारतम का पूरा होने का लक्ष्य 2019 था। ठीक है, कहा था 2019 यहाँ पे था। हालांकि पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन अभी भी काम इस पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 885, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो सर ये हमारी ऑप्शन नंबर डी राजमार्ग से संबंधित है। इसके तहत यहाँ पर राजमार्ग जो है वो बनाए जाएंगे। तो राजमार्ग के ध्यान रखिएगा, इसे 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। तो बताओ कब शुरू किया गया था इसको सर? तो 31 जुलाई 2015 को यहाँ पे शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? लक्ष्य था इसका 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं, तथा चारधाम के केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के बीच संयोजकता बेहतर यहाँ पर की जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो 31 जुलाई 2015 को यहाँ पर ये शुरू हुई थी और 10 लाख करोड़ का इसमें ये सब कुछ रखा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 886 में आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सर कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि बीमांकित दर से प्रतिशत के रूप में कितना प्रीमियम दे है ना। तो जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके तहत जो वार्षिक वाणिज्य है, जैसे आपके पास बागवानी फसलें होती हैं, है ना, जो मतलब आप फसल का बीमा चाहते हो, तो कितने प्रतिशत के रूप में प्रीमियम दे है, कितना प्रीमियम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा? तो 5%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका थोड़ा सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्वेश्चन कह रहे हैं सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसको हम PMFBY के नाम से जानते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY 2016 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? 2016 में इसको शुरू किया गया था। एक फसल बीमा योजना है जिसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था इसका प्राकृतिक आपदाओं, कीटों, है ना, जैसे प्राकृतिक आपदाएं जाती हैं वहाँ, तो ये था सब फसल बीमा योजना में। तो अगर कोई जो कीट है वो लग जाता है फसल को, है ना, और फसल बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, तो सरकार क्या करती है यहाँ पे आपको बीमे के रूप में कुछ उसका मुआवजा दे देती थी। ठीक है, तो बीमारियों को फलस्वरूप परिणाम स्वरूप किसी भी अधिसूचित फसल की खराब होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका अधिमूल्यन के प्रीमियम खरीफ फसलों पर 2% था और रबी की फसलों पर 1.5% था। ठीक है, इसका प्रीमियम जाता था इतना। देखिए क्वेश्चन नंबर अब आ गया हमारा 887 में। क्वेश्चन कह रहा है सर कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और वहनीय बनाकर सुगम बनाने की योजना को क्या नाम दिया गया है ना। तो क्षेत्रीय हवाई संपर्क उसको सस्ता बनाया जाए और उसको जो वहनीय बनाकर, मतलब उड़े भारत का हर नागरिक, है ना, आम आदमी, आम नागरिक, तो उसके लिए कौन सी यहाँ पर योजना चलाई गई थी? तो उड़ान यहाँ पर योजना चलाई गई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक, उड़ान योजना। तो उड़ान क्या था सर? उसे उड़े देश का आम नागरिक, ये यहाँ पर इसकी पहचान थी, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान की फुल फॉर्म थी उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, 2016 में इसको शुरू करा गया था। यह भारत सरकार का एक क्षेत्रीय हवाई अड्डा विकास कार्यक्रम है और कम सेवा वाले हवाई मार्गों को अपग्रेड करने की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का हिस्सा है। ग्राहकों को नए LPG कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अनुरोध पोस्ट करने में सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहज 2015 योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। ध्यान रखना, कौन सी सर? सहज 2015 योजना पर शुरू की गई थी। आकाश की बात करेंगे सर। आकाश रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित एक मध्यम दूरी मोबाइल की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। SAM है ये, सरफेस टू
सरफेस एयर मिसाइल, ठीक है, ध्यान रखना, सरफेस टू एयर। तो आकाश ध्यान रखना, सी सरफेस से आकाश में मार करने वाली मिसाइल थी, ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 888 में क्वेश्चन कह रहा है सर, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो डैश आयु वर्ग के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। तो कितने उम्र से कितने बच्चों के लिए यहाँ पर मुफ्त जो है वो ये शिक्षा अनिवार्य प्रदान करता है। ये अब DPSP में भी आ चुका है और ये मौलिक अधिकार में भी है। तो भाई 6 से 14 वर्ष, कितना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार के संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनिवार्य समयबद्ध तरीके से प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक की उपलब्धि के लिए भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है ये। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, है ना। शुरुआत कब हुई थी इसकी? 2001 में यहाँ पर हुई थी। तो 86वां संविधान संशोधन आया था 2001 में, ठीक है। सरकारी मंत्रालय कौन सा है सर? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा, है ना। तो सरकारी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू यहाँ पे किया गया था। तो इसको दिखाएंगे, इसका शुभारंभ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो किसने इसका शुभारंभ किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जो थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, तो उन्होंने इसका यहाँ पर शुभारंभ यहाँ पे किया था, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर हमारा 889 है कि भारत सरकार द्वारा किस वित्तीय वर्ष के दौरान जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था? जल क्रांति अभियान, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है जल क्रांति अभियान। तो गाई हमारे 2015 से 2016 के बीच में इसको शुरू किया गया था, है ना। जल क्रांति जो हमारा अभियान ये हो जाता है। चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा 2015 से 2016 में जल क्रांति अभियान यहाँ पे शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था सर? सभी हितधारकों को, क्या इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सभी उद्देश्य क्या था सर? 2015-16 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था सभी हितधारकों को शामिल करते हुए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से देश में जल संरक्षण और प्रबंधन को मजबूत करना, इसे एक जन आंदोलन बनाना था, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय 2023 के प्री मानसून और मानसून अवधि में 4 मार्च 2023 से 30 नवंबर 2023 तक सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर थीम के साथ वर्षा जल को बचाने और संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक राष्ट्रव्यापी 2023 अभियान जल शक्ति अभियान यहाँ पे ये शुरू करा गया था, ठीक है। अच्छा, कैच द रेन शुरू कर रहा है जिसे देश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शामिल किया जा सके। तो कैच द रेन भी शुरू करा गया है, ठीक है, जिसको जल शक्ति अभियान के नाम से भी यहाँ पे हम जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। चलिए ये क्वेश्चन बताएंगे। देखिए इसका क्वेश्चन उधर छुपा रह गया, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राम गंगा योजना, ठीक है, ग्राम गंगा योजना कब शुरू, किस मंत्रालय द्वारा यहाँ पर शुरू कराई गई थी? तो ग्राम गंगा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर आप मुझे बताएंगे सर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ग्राम गंगा योजना कब शुरू की गई थी, किस मंत्रालय ने शुरू की थी? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ग्राम गंगा ग्राम योजना जनवरी 2016 में उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के पुथ गांव में शुरू की गई थी। कब सर? पुथ गांव में शुरू की गई थी। इस योजना का लक्ष्य यूपी के 1600 गांवों का विकास करना है जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, ठीक है। गंगा नदी यूपी के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और अन्य जिलों जैसे मेरठ, हापुड़, है ना, बुलंदशहर हो जाता है, अलीगढ़ है, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, बलिया से यहाँ पर ये होकर बहती है, ठीक है। बलिया से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो कौन कौन से एक बार फिर से जिले देख लेंगे। तो गंगा नदी जो है यूपी के बिजनौर से प्रवेश करती है, और जैसे मेरठ, है ना, फिर हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी और बलिया, ठीक है, इनसे होते हुए यहाँ पे निकल जाती है बाहर यूपी में, यूपी से बाहर, ठीक है। चलिए बिहार में चली जाती है। उसके बाद ही अगला क्वेश्चन बताएंगे सर, उन्नत भारतीय अभियान संबंधित है। उन्नत भारत अभियान संबंधित है, तो किससे संबंधित है सर ये? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी से संबंधित हो जाता है। उन्नत भारत अभियान उच्च शिक्षा, है ना, उच्च शिक्षा संस्थानों की सहायता से ग्रामीण भारत का विकास करना, ठीक है। उच्च शिक्षा संस्थानों की सहायता से ग्रामीण भारत का विकास करना, ये उन्नत पहल का यहाँ पर उद्देश्य था, ध्यान रखना, ठीक है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। देख लेंगे सर। उन्नत भारत अभियान, ठीक है, तो उन्नत भारत अभियान को शुरुआत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। तो इसको 2014 में लॉन्च किया गया था और बाद में उन्नत भारत अभियान 2.0 को 25 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया, यानी कि इसके 4 साल बाद जो इसका 2.0 वर्जन आता है वो 2018 को यहाँ पे इसको लाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अन्य केंद्र प्रायोजित कल्याण योजनाएं जैसे मनरेगा, मैंने पूछा था ना ये नरेगा कब आई थी, है ना, तो मनरेगा 2005 में आई थी, ध्यान रखना। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2015 में आई थी। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2015 में, मिशन अंत्योदय 2017 से 2018 तक यहाँ पर ये आई थी। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर 892 देखते हैं। व्हाट इज़ MPLADS। तो MPLADS यहाँ पर क्या है, MPLADS, ठीक है, तो MPLAD क्या है बताएंगे। तो सर ये हमारा यहाँ पर एक ए ऑप्शन सही हुआ, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। ठीक है, MPLAD क्या है सर, MPLAD एक भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना जो संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्य करने में सक्षम बनाती है। तो MPLAD ध्यान रखेंगे आप, तो जो भी अपने संसद क्षेत्र में जीत गया, विधायक हो, MP हो, MLA हो, वो अपने क्षेत्र में यहाँ पर विकास करे। ठीक है, ये इसने शुरू किया गया था। तो देखो MPLAD संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है। 1993 में भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सांसद को स्थायी संपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर महसूस की जाने वाली ज़रूरतों के आधार पर पूंजीगत प्रकृति के विकासात्मक कार्यक्रमों का सुझाव देने और निष्पादित करने में सक्षम बनाना है। देखो ये योजना तो बहुत अच्छी थी गाइस, MPLADS। देखो आपको पता है हमारे सबके क्षेत्र में कोई ना कोई विधायक, MLA, ग्राम प्रधान, ये सब होते हैं। और आपको पता है जो विकास होता है ना, विकास डेवलपमेंट, ये कोई सरकारी आदमी नहीं कर पाता, है ना। आप चाहे DM बन जाओ लेकिन आप विकास नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ कानून आप उनको लागू करवा सकते हो, आप सड़क नहीं बनवा सकते, आप कुछ भी नहीं करवा सकते। विकास जो करना होता है ना, वो संसद से जो नेता लोग होते हैं यही कर पाते हैं अपने क्षेत्र में। तो अगर ये नेता लोग चाहें तो बहुत अच्छा विकास हो सकता है, लेकिन ये चाहते नहीं हैं। अगर ऊपर से यहाँ पर पैसा आ भी जाए इनके पास, तो ये सबसे पहले तो अपने पास रखते हैं। थोड़ा बहुत बचा कुछ है वो यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, पूछने वाला कोई है नहीं, क्योंकि ये हम कहते ही हैं जी जनता के नौकर हैं, हमारे नौकर। भाई ये चुनाव से पहले हमारे नौकर होते हैं बस, उसके बाद तो हम इनके नौकर होते हैं 5 साल तक। ठीक है, जैसा ये कह देते हैं वैसा हमें मानना पड़ता है, और हमारे अंदर ये ताकत भी नहीं कि हम इनके खिलाफ बोल सकें कुछ। ठीक है, तो योजना तो बहुत अच्छी थी ये, बट अगर ये सारे सांसद अपनी जो संपत्ति ऊपर से आता है ना उसका 50% भी लगा देते हैं ना, तो भारत में अलग ही कुछ देखने को नया मिल जाता है, लेकिन ये लगाएंगे नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। ये तो इसका ये क्वेश्चन हो जाता है, बट इस क्वेश्चन को हम देखते नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन तो गाइज वो यहाँ पर हाइट था, इसका सॉल्यूशन देख लो। साक्षात के बारे में पूछ रहा था ये, साक्षात, है ना। तो जो साक्षात आई है 30 अक्टूबर 2006 को लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना, साक्षात कब लॉन्च किया गया था, 30 अक्टूबर 2006 को ये लॉन्च किया गया था साक्षात पोर्टल। प्रशिक्षक की बात करेंगे सर, प्रशिक्षक क्या था, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के लिए शिक्षा पोर्टल, जिसे 30 जून से 2016 को शिक्षा मंत्रालय MOE द्वारा लॉन्च किया गया था। दीक्षा की बात करते हैं, स्कूलों में शिक्षक हो, है ना, जो हमारा डाइट दीक्षा क्या था, दीक्षा, तो दीक्षा के बारे में देख लो। दीक्षा स्कूलों में शिक्षकों, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में शिक्षक प्रशिक्षणों और TEI में छात्र शिक्षकों के लिए मुफ्त शैक्षिक संस्थानों OER और उपकरणों की मेजबानी के लिए बनाया गया था। एक राष्ट्रीय शिक्षक मंच शिक्षा मंत्रालय MOE द्वारा 5 सितंबर 2017 को लॉन्च यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो ये सब समझ लो आप, दीक्षा विक्षा सभी स्टूडेंट से रिलेटेड, एजुकेशन से सेक्टर से वे रिलेटेड यहाँ पे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है ना। तो कौन सा नहीं है सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, आयुष जो है ये हिस्सा यहाँ पर नहीं हो जाता है। बाकी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, ये भी समाज का एक हित चाहती है। इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, ये भी राष्ट्र का हित चाहती है, और अन्नपूर्णा ये भी राष्ट्र का हित चाहती है, लेकिन आयुष जो है वो राष्ट्र का हित नहीं चाहती है। ये मतलब समाज के लिए नहीं बनाई गई है ना। तो देखो ध्यान से, आयुष क्या है, राष्ट्रीय सामाजिक, है ना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, NSAP बोलते हैं इसको, है ना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP। अनुच्छेद 42 काम की उचित और मानवीय स्थिति को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान, और विशेष रूप से अनुच्छेद 41। ठीक है, तो अनुच्छेद 42 ध्यान रखना, ये हमारे काम की जो उचित और स्थिति है
उसमें सुधार करता है 42 में, और 49 में काम करने का अधिकार है हमारा, है ना, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में, अवांछित अभाव के अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार हमें देता है। तो सरकार हमारी सहायता करे। जैसे हम देख लेते हो ना, कोई विकलांग आदमी है वो कुछ नहीं कर पाता, तो सरकार उसको कुछ ना कुछ देती है। क्या देती है उसको व्हील चेयर दे देती है गवर्नमेंट, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं। निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम प्रतिनिधित्व करता है। आयुष की बात करें सर, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक 9 नवंबर 2014 को ये गठित होता है आयुष मंत्रालय, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत किस प्रमुख कार्यक्रम का उद्देश्य है ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह और उनके संघों, उत्पादकों, सामूहिक आदि जैसे अपने स्वयं के संस्थानों में संगठित करना और उनके वित्तीय समावेशन और आजीविका सहायता को सुनिश्चित करना है। तो उसका ये किस में यहाँ पर हो जाता है, तो ध्यान रखना ये हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में देख लेते हैं, ये है क्या सर एक्चुअली में। तो ये हो जाता है सर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 2011 में आजीविका के रूप में लॉन्च किया गया और 2015 में इसका नाम बदलकर DAYNRLM कर दिया गया, ठीक है। और मनरेगा की बात करते हैं, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, इसका जो अधिनियम है वो 2005 में है और जो इसको लागू किया गया था 2006 में इसको लॉन्च किया गया था। इसका नाम नरेगा था 2005 में, लेकिन जब 2010 में आई थिंक इसका नाम चेंज करके 2009 में इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो किसी भी ग्रामीण परिवार में वयस्क सदस्यों को यहाँ पर रोजगार देना। तो रोजगार कितने दिन का देना, तो सर रोजगार 100 दिन का देना था, है ना, 100 दिन का रोजगार देना, 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करना। NSAP क्या है सर, NSAP तो 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था, है ना, 15 अगस्त 1995 को NSAP यहाँ पे लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना के रूप में 2007 में इसको यहाँ पे शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 896 क्वेश्चन कह रहे हैं सर, राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम NTP नेशनल टीबी प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा डैश वर्ष में BCG टीकाकरण और टीबी उपचार से जुड़े एक जिला टीबी केंद्र मॉडल के रूप में शुरू किया गया था। तो ये 1962 में यहाँ पे शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, 1962 में, ठीक है सर। चलिए तो 1962 में इसको शुरू किया गया था राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम NTEP नेशनल टीबी प्रोग्राम। इसका लक्ष्य 2025 तक भारत में टीबी यानी कि तपेदिक को रणनीतिक रूप से कम करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2025 तक टीबी मुक्त भारत की घोषणा यहाँ पर की गई है। 2025 तक हमारे देश से सारे के सारे टीबी के पेशेंट जो है वो खत्म हो जाएंगे। विश्व टीबी दिवस जो मनाया जाता है 2023 की थीम यस वी कैन एंड टीबी, है ना, यस वी कैन इसकी थीम थी, यस वी कैन एंड टीबी मतलब टीबी को ख़त्म कर देंगे। और विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को यहाँ पर मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विकास क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विकास क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, विकास क्षेत्र का, तो सभी के लिए पब्लिक स्कूल शिक्षा, सभी के लिए पब्लिक स्कूल शिक्षा जो है ये विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। ब्रॉडबैंड हाईवे होने चाहिए, भारत में सुधार के लिए गवर्नेंस होना चाहिए, मोबाइल सेवा तथा सार्वजनिक पहुंच होनी चाहिए। देख रहे हो आप, तो ये इकोनॉमिक्स के अनुसार सभी के लिए पब्लिक स्कूल शिक्षा ये भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत विकास के क्षेत्र का हिस्सा नहीं होता। ये है देखो भारत की स्थिति, ठीक है। तो सभी के लिए पब्लिक स्कूल शिक्षा ये डी आंसर सही हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है, डिजिटल इंडिया का लक्ष्य विकास क्षेत्रों में 9 स्तंभों जैसे ब्रॉडबैंड, राजमार्ग, मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वभौमिक पहुंच, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई क्रांति, है ना, और सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, नौकरियों के लिए IT और अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम को आवश्यकता बल प्रदान किया गया था। इसको लॉन्च 2015 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 898 देखेंगे। बताएंगे सर क्या क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वाधार गृह योजना के पीछे का उद्देश्य नहीं है, स्वाधार योजना के पीछे का उद्देश्य नहीं है।
तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी नहीं है, सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में प्रदान करना। तो देखो बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। महिलाओं को नए सिरे से शुरुआत करने में सक्षम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना, बिल्कुल गवर्नमेंट ही करके देगी भाई। दूसरा, महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी करके देगी। संकट में पड़ी महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन और वस्त्र देना, ये भी सही है। लेकिन ऐसा नहीं है सरकारी नौकरी में भाग नहीं मिलेगा, बिल्कुल भाई बराबर भाग मिलेगा। गवर्नमेंट नौकरी निकलेंगी तो सरकारी वो महिलाएं उसमें बराबर तरीके से उसमें फॉर्म भर सकती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो सामाजिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करना। नेक्स्ट देखो, स्वधार गृह योजना लॉन्च हुई थी 2001 में। 2001 से 2002 में स्वधार गृह योजना पे लॉन्च होती है। इसका लक्ष्य कठिन परिस्थितियों की पीड़ित महिलाओं को संस्थागत सहायता प्रदान करना और उनका पुनर्वास करना था, ताकि वे सम्मान के साथ साथ अपना जीवन जी सकें। इस योजना में इन महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, कपड़े और स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक सुधार प्रदान करने की परिकल्पना की गई है, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हो जाता है, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किस मंत्रालय द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी, है ना। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन किस के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया जाता है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर इसको शुरू यहाँ पे किया जाता है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन संस्कृति मंत्रालय के द्वारा यहाँ पे शुरू किया जाता है, ठीक है। तो यह भारतीय पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, पता लगाने और संरक्षण के लिए स्थापित एक स्वायत्ता यानी कि स्वरोजगार के स्वराज्य के अधीन संगठन है, जिसका उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उनकी पहुंच, जागरूकता और उपयोग को बढ़ाने के लिए पांडुलिपियों के लिए एक राष्ट्रीय संशोधन आधार बनाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 900 देख लेते हैं सर। अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण उनकी ब्याज आय में भविष्य में गिरावट के खिलाफ 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजना है, पर उसका नाम बताइए। जो 60 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं उनके लिए कौन सी यहाँ पर योजना चलाई गई है? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। कौन सी सर? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना उनके लिए यहाँ पर शुरू की गई है, जो चलाई गई है। कब शुरू हुई थी सर? ये मई 2017 में इसको यहाँ पर शुरू किया गया था, बहुत ध्यान रखेंगे, मई 2017 में शुरू किया गया था। और एक बीमा पॉलिसी सह पेंशन योजना है, ये देश के वरिष्ठ नागरिकों को आय के वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। यह योजना 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की गारंटीकृत ब्याज दर प्रदान करती है, ध्यान रखना। अटल पेंशन योजना क्या है सर? सरकार द्वारा समर्पित पेंशन सरकार द्वारा समर्थित पेंशन योजना है, जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में प्रारंभ किया गया था, ठीक है सर। चलिए, तो ये गाइस हमारे आज के जीके क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम यहाँ पे साइंस के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, 10। चलिए दोस्तों यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है सर? भारी जल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ना। भारी जल निम्नलिखित में से किससे यहाँ पर संबंधित हो जाता है? तो भारी जल जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से संबंधित हो जाता है ना। परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र से संबंधित हो जाता है जो भारी जल होता है हमारा, D2 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र, भारी जल हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। भारी जल क्या है सर? हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि D2O कहा जाता है। बहुत ध्यान से, D2O उसको कहा जाता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है, जहाँ एक न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है ना। अगर आपको न्यूट्रॉन की स्पीड कम करनी है तो न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में काम करता है। इसकी खोज हैरोल्ड सी उरे ने 1931 में की थी। हैरोल्ड सी उरे ने इसकी खोज की थी 1931 में। भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बात करते हैं जैसे काकरापारा, तो काकरापारा कहाँ पर हो जाता है सर? गुजरात में हो जाता है। और ये कब बना था? 1993 में, 1993 में ये बना था। तो काकरापारा गुजरात में है, 1993 में ये बना था। दूसरा तारापुर जो होता है हमारा महाराष्ट्र में हो जाता है, और ये 1969 में बना था, है ना। तो तारापुर है कहाँ पर हो जाता है? महाराष्ट्र में हो जाता है, ये हमारा 1969 में बना था। नरोरा की बात करते हैं सर। नरोरा उत्तर प्रदेश में और ये 1991 में बना था। नरोरा उत्तर प्रदेश में और ये 1991 में यहाँ पर बना था। क्यागा की बात करते हैं। क्यागा 2000 में बना था और ये कर्नाटक में है। क्यागा कब बना था? 2000 में बना था, कर्नाटक के अंदर, ठीक है। तो रिवाइज करो, देखो जो हमारा गुजरात वाला बना था, गुजरात में काकरापारा था 1993 में बनता है। महाराष्ट्र में जो बना था 1969 में बनता है, ठीक है। और नरोरा जो उत्तर प्रदेश में बनता है 1991 में बनता है, और जो क्यागा बनता है 2000 में बनता है, गुजरात वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है ना।
किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में किया जाता है। तो एनटीपीसी क्वेश्चन था हमारा। तो परमाणु के रूप में आपको पता है यूरेनियम 235 का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, किसी और का तो यूज़ किया जाता नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना। तो यूरेनियम 235, तो इसका यूज़ क्या क्या है ध्यान से देखो। यूरेनियम 235 को छोटे सिरेमिक छर्रों में संसाधित किया जाता है और सीलबंद धातु ट्यूबों में एक साथ रखा जाता है, जिन्हें ईंधन छड़े कहा जाता है। रिएक्टर पोत के अंदर ईंधन की छड़ों को पानी में डुबोया जाता है, ठीक है, जो शीतलक और मॉडरेटर दोनों के रूप में कार्य करता है। पानी में डुबोने के बाद ना वो शीतलक के रूप में भी काम करता है और मॉडरेटर के रूप में भी काम करता है। परमाणु संयंत्र में प्रयुक्त मुख्य ईंधन जो हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ड्यूटेरियम हो जाता है और एक ट्रिटियम हो जाता है। तो ये ईंधन के रूप में काम करते हैं, फ्यूल के रूप में काम करते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। परमाणु जो हमारा संलयन होता है, दोनों हाइड्रोजन के ही भारी समस्थानिक हैं, दोनों हाइड्रोजन के ही भारी समस्थानिक यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक प्रकाश नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इसका सही आंसर देखो, जो परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर 100 मिलियन केल्विन होता है। कितना होता है? 100 मिलियन केल्विन टेम्परेचर यहाँ पर होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 मिलियन टेम्परेचर यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान से देखेंगे सर, तो 100 मिलियन केल्विन परमाणु संलयन केवल उच्च तापमान और दबाव पर ही संभव है। अगर आपको परमाणु संलयन करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, जिसको 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। संलयन प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। 2 हल्के नाभिक मिल जाते हैं और ये क्या बनाते हैं? भारी नाभिक बनाते हैं। यह मूलभूत प्रक्रिया है जो सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है, जहाँ हाइड्रोजन नाभिक प्रोटॉन मिलकर हीलियम बनाते हैं। और परमाणु विखंडन एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु का नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। साथ ही बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है और यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और परमाणु हथियारों में उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही परमाणु बम जो है बन करके हमारे सामने आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, हाइड्रोजन बम। हाँ बिल्कुल, हमारा हाइड्रोजन बम यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। थर्मोन्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया का उदाहरण है ये परमाणु बम, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा सी ऑप्शन से हो जाता है। तो जब यह विस्फोट होता है तो इसके परिणाम स्वरूप एक श्रृंखला अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप मिलकर हीलियम बनाते हैं। तो आइसोटोप मिलेंगे हाइड्रोजन के और वो हीलियम जनरेट कर देते हैं। थर्मोन्यूक्लियर संलयन प्रणाली के तापमान को बढ़ाकर प्राप्त किया जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थर्मोन्यूक्लियर जो प्रणाली है वो प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, ताकि कणों में कूलाम्ब प्रतिकारक व्यवहार पर नियंत्रण पाने के लिए पर्याप्त गतिज ऊर्जा हो, है ना। मतलब और थर्मोन्यूक्लियर संलयन तारों के आंतरिक भाग में ऊर्जा उत्पादन का स्रोत होता है। तो जैसे अंदर से ऊर्जा निकलती है वो बाहर को फैलना शुरू करती है, तो एक से एक टच होकर के बहुत बड़ा विष्णु ये बन जाता है। क्वेश्चन अगला देखेंगे सर। क्वेश्चन कह रहा है सर, सूर्य और या अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो कैसे यहाँ पर ऊर्जा बनती है? सूरज की बात कर लो या फिर किसी और तारे की बात कर लो, तो परमाणु संलयन की प्रक्रिया उसमें होती है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है ये, ठीक है। तो परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन जैसे हल्के परमाणु नाभिक मिलकर, है ना, हीलियम जैसी भारी नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन बम। परमाणु विखंडन परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में प्रयुक्त प्रक्रिया है। इसमें भारी परमाणु नाभिक को हल्के नाभिक में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए परमाणु बम यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन हमारा अरबी जेई का हो जाता है कि 1467 में, निम्न में से कौन सी निम्न ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों में से बमबारी करके रेडियोधर्मी परमाणु के भारी नाभिक को छोटे कणों में विभाजित करने की प्रक्रिया होती है ना। तो मतलब रेडियोधर्मी परमाणु से भारी नाभिक के छोटे कणों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? नाभिक संलयन है, नाभिक विखंडन है, नाभिक उत्पादन है या नाभिक खंडन है? तो क्या हो जाएगा सही आंसर? बात देखो छोटे कणों की हो रही है, तो छोटे कणों में कैसे टूटते हैं? वो नाभिक के विखंडन के द्वारा यहाँ पे टूट जाते हैं। तो नाभिक के विखंडन से मुक्त न्यूट्रॉन फोटोन उत्पन्न होते हैं। जैसे नाभिक के विखंडन होता है ना, तो हमें न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं और फोटोन प्राप्त होते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में विखंडन अभिक्रिया के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का सबसे अधिक उपयोग होता है। मैंने यूरेनियम 235 बताया था मैंने, और प्लूटोनियम इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इन्हें आरंभ करना और नियंत्रित करना आसान होता है। नाभिक संलयन तब होता है
जब दो परमाणु आपस में टकराकर एक भारी परमाणु बनते हैं, देखो जब नाभिकीय संलयन पता है क्या होता है, जब दो परमाणु आपस में टकराकर एक भारी परमाणु बनाते हैं, जैसे जब दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु बनाते हैं। ठीक है, सूर्य में यही प्रक्रिया होती है जब और भारी मात्रा में ऊर्जा बनाती है। नाभिकीय ऊर्जा किसी परमाणु के नाभिक या कोर में मौजूद ऊर्जा है। इसका उपयोग विद्युत बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन इसे पहले परमाणु से मुक्त किया जाना चाहिए। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन मार्क अगला देखेंगे सर। रेडिएशन की प्रवेश की सीमित क्षमता को आमतौर पर आवरण द्वारा रोका जा सकता है। तो किसके द्वारा? जो अल्फा रेडिएशन की प्रवेश की सीमित क्षमता है ना, उसे आमतौर पर रोका जा सकता है, ध्यान रखना। तो अल्फा क्या है सर? यह विभिन्न रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय से उत्सर्जित एक धनात्मक आवेशित कण है। इसका प्रतीक क्या है? अल्फा 2+, हीलियम 2+। उपयोग अल्फा कण है ये। कैंसर का उपचार करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। धूम्रपान डिक्टेटर, अंतरिक्ष यान को देखो, जैसे धूम्रपान डिक्टेटर होता है ना कि हमें शराब का नशा कर रखा है नहीं कर रखा, तो उसमें इसका यूज़ होता है। अंतरिक्ष यान को शक्ति प्रदान करना, तेल उद्योग, बीटा कण का उच्च ऊर्जा होती है ये, और उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉन है ना इसमें होते हैं, और बीटा नेगेटिव या पॉजिट्रॉन बीटा पॉजिटिव है। अरे यार क्या हो रहा है? ठीक है, क्वेश्चन अगला देख लो। क्वेश्चन कह रहा है सर, परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा है? तो वो है यूरेनियम। ठीक है, तो परमाणु रिएक्टर में कौन यूज़ करा जाता है? यूरेनियम यहाँ पे यूज़ किया जाता है। अरे यार क्या हो रहा है पता नहीं। एक रेडियोधर्मी धातु जो सांद्रित ऊर्जा का प्रचुर स्रोत है और 1789 में खोजी गई थी, उसका परमाणु क्रमांक 92 है, वह क्या है? तो वो यूरेनियम है। गाइस बस आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।